नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे मन के अंदर असल में चलता क्या है? आज हम मनोविज्ञान के दो बहुत बड़े नामों सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन के सिद्धांतों की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिद्धांत न सिर्फ मन की पहेली को सुलझाते हैं, बल्कि ये शिक्षकों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि एक छात्र क्लास में वैसा व्यवहार क्यों करता है जैसा वो करता है। स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास यूपी टेट, सी टेट, एसटीटी और सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं इन सिद्धांतों को, जो न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि इम्तिहान की तैयारी के लिए भी बेहद ज़रूरी हैं। कभी ऐसा हुआ है, एक आवाज़ कहती है चलो आज थोड़ा मज़ा करते हैं, और ठीक उसी वक्त दूसरी आवाज़ टोकती है नहीं नहीं, पहले काम खत्म करना है। हमारे अंदर आखिर ये लड़ाई चलती क्यों रहती है, आज इसी की पड़ताल करेंगे। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम मन के इस युद्ध को समझेंगे, फिर फ्रॉइड के दिए हुए मन के नक्शे और इड, ईगो, सुपर ईगो को जानेंगे, और आखिर में हम एरिक्सन की जीवन यात्रा और उसकी 8 अवस्थाओं पर बात करेंगे। हमारे मन के अंदर ना लगातार एक युद्ध चलता रहता है। एक तरफ हमारी इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ समाज के नियम और तीसरी तरफ हमारे अपने आदर्श। मनोविज्ञान हमें इसी युद्ध को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। और इस पूरी खोज की शुरुआत की थी सिगमंड फ्रॉइड ने। वो पहले इंसान थे जिन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया, ताकि हम समझ सकें कि हमारे काम के पीछे, हमारे व्यवहार के पीछे छिपी हुई असली वजह क्या है। फ्रॉइड ने मन की इस बनावट को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया, एक आइसबर्ग का, यानी बर्फ के पहाड़ का। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, समंदर में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा बर्फीला पहाड़। उसका सिर्फ ऊपरी सिरा ही तो हमें दिखाई देता है ना? जबकि उसका लगभग 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। फ्राइड के मुताबिक हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो हिस्सा जो पानी के ऊपर है, जो हमें दिख रहा है, वो है हमारा चेतन मन या कॉन्शियस माइंड। मतलब इस पल हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सब इसी का हिस्सा है। जैसे अभी ये सारी जानकारी प्रोसेस हो रही है। अब पानी की सतह के ठीक नीचे है अर्धचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर वो यादें और आदतें स्टोर होती हैं जिन्हें हम ज़रूरत पड़ने पर आसानी से याद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर साइकिल चलाना, एक बार सीख लिया तो फिर हम बिना सोचे समझे पेडल मारते रहते हैं। ये आदत हमारे अर्धचेतन मन में ही तो स्टोर हो जाती है। और सबसे नीचे वो जो विशाल छिपा हुआ हिस्सा है, वो है अचेतन मन, द अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारी दबी हुई इच्छाओं, बचपन के कड़वे मीठे अनुभवों और गहरे डरों का एक तरह से कहें तो गोदाम है। फ्रॉइड का मानना था कि हमारे ज्यादातर फैसले इसी छिपे हुए हिस्से से प्रभावित होते हैं, भले ही हमें इसका जरा भी एहसास न हो। तो इस मन के युद्ध के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? फ्रॉइड ने हमारे व्यक्तित्व को इन 3 हिस्सों में बांटा, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये तीनों लगातार एक दूसरे से बात करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और यही कशमकश हमारे व्यवहार को एक शक्ल देती है। तो सबसे पहले है इड। इसे आप हमारे अंदर का एक जिद्दी बच्चा समझ सकते हैं। इसे बस मजा चाहिए, वो भी फौरन। कोई नियम नहीं, कोई लॉजिक नहीं। जैसे मुझे अभी के अभी जंक फूड खाना है या देर रात तक पार्टी करनी है, भले ही कल सुबह कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। ये हमारी बुनियादी इच्छाओं का सेंटर है। फिर आता है ईगो, यानी हमारा डिसीजन मेकर। ईगो समझदार है, वो असलियत के सिद्धांत पर काम करता है। ये इड की जिद और असल दुनिया की हकीकत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ईगो कहेगा ठीक है पार्टी कर लेंगे, लेकिन शाम को, ताकि सुबह जल्दी उठ सके। और आखिर में है सुपर ईगो। ये हमारा संस्कारी या आदर्शवादी हिस्सा है। ये हमारा नैतिक कंपास है, जो हमें हमेशा सही और गलत का पाठ पढ़ाता है। सुपर ईगो कहेगा पार्टी करना और जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमें एक आदर्श इंसान बनाने की कोशिश करता है। तो असली बात क्या है? एक सेहतमंद व्यक्तित्व में ईगो इन दोनों के बीच, मतलब इड और सुपर ईगो के बीच एक मजबूत बैलेंस बनाए रखता है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो इंसान के अंदर चिंता और मानसिक संघर्ष पैदा होता है, और इसका असर हम अक्सर क्लास में छात्रों के व्यवहार में भी देखते हैं। फ्रॉइड ने हमें मन की अंदरूनी लड़ाई के बारे में तो बता दिया, लेकिन व्यक्तित्व का विकास सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। यहीं पर एक और बड़े विचारक एरिक एरिक्सन की एंट्री होती है।
उन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया और ये बताया कि हमारा व्यक्तित्व पूरी जिंदगी सामाजिक चुनौतियों से कैसे विकसित होता है। एरिक्सन, जिन्हें एक नव फ्राइडियन भी कहा जाता है, उनका मानना था कि हमारा व्यक्तित्व सिर्फ बचपन में नहीं बनता, बल्कि वो तो पूरी जिंदगी विकसित होता रहता है। उन्होंने विकास की 8 अवस्थाएं बताईं और हर अवस्था में एक नई मनोवैज्ञानिक चुनौती या कहें तो एक नया संकट होता है। तो चलिए अब आते हैं एरिक्सन के सिद्धांत के सबसे अहम हिस्से पर, जो हर शिक्षक के लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अलग-अलग उम्र के छात्र किन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। जैसा कि इस टेबल में देखा जा सकता है, एरिक्सन ने जिंदगी को 8 पड़ावों में बांटा है। हर पड़ाव पर एक मनोवैज्ञानिक कश्मकश है, जैसे बचपन में दुनिया पर विश्वास करना सीखना या फिर किशोरावस्था में अपनी पहचान खोजना। जब इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया जाता है तो एक नई मनोवैज्ञानिक शक्ति पैदा होती है, जिसे एरिक्सन वर्च्यू कहते हैं, जैसे कि आशा या निष्ठा। तो एक शिक्षक के लिए इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, स्कूल की उम्र यानी 6 से 12 साल में बच्चे परिश्रम बनाम हीनता के दौर से गुजरते हैं। अगर उन्हें स्कूल में कामयाबी मिलती है तो उनमें क्षमता का भाव आता है, लेकिन अगर वो लगातार फेल होते हैं तो उनमें हीनता की भावना घर कर सकती है। इसी तरह किशोरावस्था में पहचान खोजना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो एरिक्सन के सिद्धांत का सार ये है कि एक स्वस्थ विकास जीवन के इन संकटों को सफलतापूर्वक पार करने से जुड़ा है। हर पड़ाव अगले पड़ाव की नींव रखता है और एक शिक्षक के तौर पर इन पड़ावों को समझना छात्रों को बेहतर ढंग से संभालने की चाबी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, अगर कोई छात्र क्लास में बहुत ज्यादा आक्रामक है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका इड उस पर हावी हो? या अगर कोई किशोर अपनी पहचान को लेकर उलझन में है तो उसे कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? इन सिद्धांतों को जानना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर और ज्यादा समझदार शिक्षक बनने के लिए भी जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।